नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टी हिस्ट्री में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग तैमूर लंग की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि तैमूर लंग विश्व विजेता था या एक क्रूर शासक था। दोस्तों, दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता शायद दुनिया का सबसे कठिन रास्ता था, जो हिंदू कुश की पहाड़ियों के ऊपर से होकर जाता था, जिसके आसपास वो लोग रहते थे जिसको सिकंदर महान भी झुका पाने में कामयाबी हासिल नहीं कर पाए थे। बीच में अनेक नदियां, पथरीले रास्ते और रेगिस्तान थे, जो दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता और दुर्गम बना देते थे। यदि इनसे पार पा भी लिया जाए तो तैमूर की सेना का सामना भीमकाय हाथियों से होना था, जिन्हें तैमूर और उसकी सेना ने पहले कभी नहीं देखा था। उनके बारे में उसने कहानियां जरूर सुन रखी थी कि वो न सिर्फ घर और पेड़ उखाड़ फेंकते हैं, बल्कि सामने की दीवार को भी रौंदते हुए चले जाते हैं। उन हाथियों की सूंड में इतनी ताकत थी कि वो लपेटकर किसी भी सैनिक को नीचे फेंककर अपने पैरों से कुचल सकते थे। दोस्तों, जिस समय तैमूर का आक्रमण हुआ उस समय दिल्ली की हालत भी ठीक नहीं थी। वर्ष 1338 में फिरोज शाह तुगलक की मौत के बाद पूरा भारत बंगाल, कश्मीर और दक्कन जैसे इलाकों में बढ़ चुका था। मशहूर इतिहासकार सर जॉन डरबन अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखते हैं, फिरोज की मौत के 10 सालों के अंदर एक के बाद एक दिल्ली में 5 बादशाहों, उनके पोतों और उनके छोटे बेटे ने राज किया था। दिल्ली की अंदरूनी हालत ये थी कि वो एक तरह से किसी भी बाहरी आक्रमण को हमला करने के लिए न्योता दे रही थी। दोस्तों, समरकंद से बाहर निकलने के तुरंत बाद ही चढ़ाई शुरू हो गई थी। तैमूर के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपने 90,000 सैनिकों के साथ उनकी दोगुनी संख्या में घोड़ों को किस तरह दुनिया की छत के पार ले जाया जाए। जस्टिन मरोजी अपनी किताब टैमरलेन सॉर्ड ऑफ इस्लाम कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड में लिखते हैं, तैमूर की सेना को भांति भांति के इलाके से होकर गुजरना था, जिनके मौसम एक जैसे नहीं थे। तैमूर से कम नेतृत्व क्षमता वाले किसी भी शख्स को बर्बाद करने के लिए इतना काफी था। समरकंद से दिल्ली के बीच बर्फ से ढकी चादरों, गर्मी से झुलसा देने वाले रेगिस्तान और बंजर जमीन का बड़ा इलाका था, जहां सैनिकों के खाने के लिए एक दाना तक नहीं उगाया जा सकता था। तैमूर के सैनिकों की पूरी रसद करीब 1.5 लाख घोड़ों की पीठ पर चल रही थी। तैमूर के सैनिक यूं तो कई बड़ी लड़ाइयां लड़ चुके थे, लेकिन उन्हें इस परिस्थितियों में आगे बढ़ने का कोई अनुभव नहीं था। रास्ता इतना खतरनाक था कि कई घोड़ों ने वहां फिसलकर अपनी जानें दे दी थी। एक समय ऐसा भी आया जब कई लड़ाइयां जीत चुके तैमूर को घोड़े की पीठ से उतरकर एक साधारण सिपाही की तरह पैदल चलना पड़ा था। उनका अनुसरण करते हुए उनके सारे सैनिक भी पैदल चलने लगे। अगस्त आते आते तैमूर की सेना काबुल पहुंच चुकी थी। अक्टूबर में तैमूर सतलज नदी तक जाकर रुका, जहां सारंग खान ने उनका रास्ता रोका, लेकिन तैमूर उन पर जीत हासिल करने में कामयाब रहा। दिल्ली पहुंचने से पहले रास्ते में तैमूर ने करीब 1 लाख हिंदू लोगों को बंदी बना लिया। दिल्ली के पास पहुंचकर लोनी में तैमूर ने अपना शिविर लगाया और यमुना नदी के पास एक टीले पर खड़े होकर हालात का जायजा लिया। हालांकि तब तक आपसी लड़ाई के कारण दिल्ली की ताकत बहुत घट चुकी थी, लेकिन तब भी उनकी 4 दीवारी के अंदर 10,000 घुड़सवार, 25 से 40,000 सैनिक और 120 हाथियां तैमूर की सेना का सामना करने के लिए हमेशा तैयार खड़ी थी। तैमूर और दिल्ली के सैनिकों की पहली झड़प तब हुई जब तैमूर के 700 सैनिकों के अग्रिम दस्ते पर मल्लू खां के सैनिकों ने हमला बोल दिया। उस समय दिल्ली पर सुल्तान मोहम्मद शाह राज कर रहे थे, लेकिन वास्तविक प्रशासन मल्लू खां के नियंत्रण में था। तैमूर को डर था कि अगर मल्लू खां के सैनिक उन पर हमला करते हैं तो उनके साथ चल रहे 1 लाख हिंदू बंदी उनका हौसला बढ़ाएंगे और उसके समर्थन में उठ खड़े होंगे। तैमूर को अपनी सेना के पीछे चल रहे उन बंदियों के विद्रोह का इतना डर भी था कि उसने उसी जगह पर एक एक बंदी को मारने का आदेश दे दिया। तैमूर के साथ चल रहे धार्मिक मौलानाओं तक की ड्यूटी लगाई गई कि वो इन बंदियों को अपने हाथ से हत्या करें। मानवता के इतिहास में इस तरह की क्रूरता का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। उस समय तैमूर को एक दूसरी चिंता भी सता रही थी। उन्होंने अपनी आत्मकथा मुल्फिजत तिमूरी में लिखा, मेरी सबसे बड़ी चिंता थी ताकत पर भारतीय हाथी। हमने समरकंद में उनके बारे में
कहानियां सुन रखी थी और पहली झड़प में हमने उनके कारनामे भी देख लिए थे। उनके चारों तरफ जीरा बख्तर लगा होता था और उनके पीठ पर मसाल फेंकने वाले लोग, तीरंदाज और महाबत बैठे रहते थे। ऐसी अबाएं थी कि हाथी के बाहरी दांतों में जहर लगाया हुआ था, जिसको वो लोगों के पेट में घुसा देते थे, जिससे लोगों की मृत्यु हो जाती थी। उन हाथियों के ऊपर तीरों और बर्छों का कोई असर नहीं होता था। अब जरूरत थी भारतीय हाथियों से निपटने की सटीक योजना की। तैमूर ने अपने सैनिकों को अपने सामने गहरे गड्ढे खोदने का आदेश दिया। उस गड्ढे के आगे बैलों के गलों और पैरों में चमड़े के पट्टे बांधकर खड़ा कर दिया गया। फिर ऊंटों की पीठ पर लकड़ियां और सूखी घास लादकर उनको भी एक साथ बांध दिया गया। तीर चलाने वाले को आदेश दिए गए कि वो हाथियों के महावतों को अपने तीरों का निशाना बनाएं। 17 दिसंबर 1398 को मल्लू खां और सुल्तान महमूद की सेना तैमूर की सेना से लड़ने दिल्ली गेट से बाहर निकल गई। उन्होंने हाथियों को बीच में रखा। उस पर हथियारों से लैस सैनिक सवार थे। तैमूर एक ऊंचे टीले पर था, जहां से वो लड़ाई का पूरा दृश्य देख सकता था। लड़ाई शुरू होने से कुछ समय पहले तैमूर ने घोड़े से उतरकर जमीन पर सजदा कर जीत की दुआ मांगी। लड़ाई शुरू होते ही तैमूर के तीरंदाजों ने मल्लू खां की सेना के दाहिने हिस्से को अपना शिकार बनाया। मल्लू खां ने इसके जवाब में बाईं तरफ के अपने सैनिकों को तैमूर के दाहिने भाग वाले सैनिकों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन तैमूर के सैनिकों ने बल्लू खां के किनारे चल रहे सैनिकों पर हमला कर उन्हें तहस नहस करना शुरू कर दिया। तभी तैमूर ने देखा कि एक इलाके के हाथियों के कारण उनके सैनिकों के बीच कुछ कोलाहल मचा हुआ है। उसने इसके लिए पहले से ही योजना बना रखी थी। अब उनको अमली जामा पहनाने की जरूरत थी। उसने अपने सैनिकों से कहा कि वो पीठ पर सूखी घास और लकड़ी लादे ऊंटों को आगे करे। जैसे ही हाथी उनके सामने आए, ऊंटों के पीठ पर रखी घास और लकड़ियों में आग लगा दी जाए। अचानक पीठ पर लगी आग के साथ ऊंट हाथियों के सामने आ गए। हाथी डरकर अपने ही सैनिकों की तरफ मुड़ गए और उन्होंने अपने ही सैनिकों को कुचलना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि बल्लू खां के सैनिकों के बीच अफरा तफरी मच गई। दाहिने छोर से तैमूर के सिपा सलार पीर मोहम्मद ने उनका पीछा किया और दिल्ली की दीवारों के अंदर उन्हें खदेड़ कर दम लिया। इस बीच तैमूर के 15 वर्षीय पोते खलील ने एक हाथी को उस पर सवार सैनिकों के साथ पकड़ लिया और अपने दादा के सामने उसे पेश किया। उसी समय तैमूर लड़ाई का नेतृत्व खुर्रा खां को देकर खुद लड़ाई में कूद पड़ा। तैमूर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैंने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी थाम रखी थी। मैं दाएं बाएं तलवार और कुल्हाड़ी चलाता हुआ चल रहा था। मैंने 2 बार हाथियों की सूंड काट डाली और जिसकी भी सूंड काटी वो हाथी घुटने टेक कर एक करवट लेट गया और उनके हौदे पर बैठे सैनिक जमीन पर गिर पड़े। तभी शहर से निकलने वाले बड़ी बड़ी मूछों वाले हिंदू सिपाहियों ने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की। मेरे दोनों हाथ इतनी तेजी से वार कर रहे थे कि खुद मुझे अपनी ताकत और फुर्ती पर ताज्जुब हो रहा था। बड़ी बड़ी मूछों वाले सिपाही हमारे आगे ढेर होते जा रहे थे और हम धीरे धीरे शहर के दरवाजे के पास पहुंच रहे थे। इस बीच तैमूर फिर घोड़े पर सवार हो गया। तैमूर ने अपनी आत्मकथा में लिखा, मैंने हैरान होकर मसाल की रोशनी में अपने ऊपर नजर डाली तो मेरे सारे कपड़े खून से तरबतर थे। मुझे लगा जैसे किसी खून के तालाब में फेंककर मुझे बाहर निकाला गया हो। जब मैंने अपने शरीर को गौर से देखा तो पाया कि मेरी दोनों कलाइयां घायल हो चुकी थी और मेरे दोनों पैरों पर 5 जगह घाव लगे हुए थे। लेकिन तब तक तैमूर के सैनिक दिल्ली के अंदर दाखिल हो चुके थे। उनके एक दिन बाद तैमूर एक विजेता की तरह दिल्ली के अंदर घुसा। दिल्ली की दीवारों के भीतर एक तंबू गाड़ कर आनन फानन में तैमूर का दरबार लगाया गया। उसने सामने से सुल्तान महमूद के दरबार के लोगों और दिल्ली के संभ्रांत लोगों को गुजारा गया। ये इस बात का प्रतीक था कि दिल्ली पर तैमूर लंग का पूरी तरह से नियंत्रण हो चुका था। दिल्ली के सुल्तान महमूद और मल्लू खां अपने लोगों को आक्रांता के रहम पर छोड़कर युद्ध के मैदान से भाग खड़े हुए थे। दोस्तों, लड़ाई खत्म होने के बाद तैमूर ने उस चीज पर ध्यान लगाया जिसके लिए उसने दिल्ली पर हमला किया था। उसने अंदाजा लगाना शुरू किया कि दिल्ली का खजाना कितना बड़ा है और वो यहाँ से क्या क्या लूट ले जा सकते हैं। उसके सैनिकों ने घर घर जाकर ये बताना शुरू कर दिया कि उन्हें कितना खजाना देना पड़ेगा। कुछ सैनिक अपने साथियों के लिए शहर में अनाज की लूटपाट करने लगे। उस समय दिल्ली शहर की सीमा के अंदर
तैमूर लंग के 15,000 सैनिक पहुंच चुके थे। तभी तैमूर के सैनिकों और दिल्ली वासियों के बीच कुछ कहासुनी भी शुरू हो गई। हिंदुओं ने जब देखा कि उनकी महिलाओं की बेइज्जती की जा रही है और उनके धन को लूटा जा रहा है, तो उन्होंने दरवाजा बंद कर अपने ही घरों में आग लगा दी। यही नहीं, वो अपनी पत्नियों और बच्चों की हत्या कर तैमूर के सैनिकों पर टूट पड़े। इसके बाद तो दिल्ली में वो नरसंहार देखने में आया कि सड़कों पर लाशों के ढेर लग गए। तैमूर की पूरी सेना दिल्ली में घुस आई। थोड़ी देर में दिल्ली वासियों ने हथियार डाल दिए। मंगोलों ने दिल्ली वासियों को पुरानी दिल्ली तक खदेड़ दिया, जहां उन्होंने एक मस्जिद में शरण ली। तैमूर के 500 सैनिकों और 2 अमीरों ने मस्जिद पर हमला कर वहां शरण लिए हुए हर एक व्यक्ति को मार डाला। उन्होंने इनके काटे हुए सिरों की एक मीनार सी बना दी और उनके कटे हुए शरीर चील और कौवे के लिए खाने के लिए छोड़ दिए। लगातार 3 दिनों तक ये नरसंहार चलता रहा है। नतीजा ये रहा कि अपनी धन दौलत, जवाहरातों और इत्र के लिए मशहूर दिल्ली जलते हुए नर्क में बदल गई, जिसके कोने कोने से सड़ रही लाशों की बदबू आ रही थी। दिल्ली के सड़कों पे चारों तरफ सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती, कीमती पत्थर, सिक्के और कीमती कपड़े फैले हुए थे। तैमूर दिल्ली में सिर्फ 2 हफ्ते तक रहा। दिल्ली के कई हस्तशिल्प कलाकारों को वो उनके हाथों में जंजीर बांधकर अपने साथ समरकंद ले गया। तैमूर जाने से पहले तैमूर लंग ने खिज्र खां को आज के पंजाब और ऊपरी सिंध का गवर्नर नियुक्त किया। दिल्ली में जानबूझकर उसने कोई शासक नहीं नियुक्त किया। वहां के शासन के लिए बच गए शहजादों के बीच कई सालों तक संघर्ष चलता रहा। कुछ समय बाद बल्लू खां सुल्तान शाह भी लौटकर इस संघर्ष में शामिल हो गए। तैमूर की कभी भी शासन करने में दिलचस्पी नहीं थी। राज्यों को जीतने का ही उसे जुनून था। दिल्ली के लूटे हुए खजाने के साथ तैमूर की सेना ने वापस अपने देश का सफर शुरू किया। उनके पास इतना खजाना था कि वो एक दिन में सिर्फ 4 मील तक ही सफर तय कर सकते थे। लौटते हुए भी रास्ते में तैमूर को करीब 20 छोटी मोटी लड़ाइयां लड़नी पड़ी। जहां भी मौका मिला उसने और भी लूटपाट की। समरकंद में घुसने से पहले तैमूर ने अपने पिता की कब्र पर अपना सिर झुकाया। उधर समरकंद से 1000 मील दूर दिल्ली खंडहर में तब्दील हो चुका था। भारतीय सुल्तानों की कई पीढ़ियां द्वारा जमा की गई अथाह दौलत कुछ दिनों में ही उनके हाथ से जाती रही। यही नहीं, सल्तनत के अनाज के भंडार और खरी हुई फसलें भी बर्बाद हो चुकी थी। दिल्ली पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। वहां बच गए लोग भुखमरी से मरने लगे और करीब 2 महीनों तक पक्षियों तक ने दिल्ली का रुख नहीं किया। दोस्तों, कहा जाता है कि दिल्ली को उस हाल से उबरने में 100 साल लग गया।